अच्छा शायद भाई 2-3 चीज़ें आ गई हैं। एक तो रोशन अज़ीम साहब का आज एक वीडियो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रीमा रिंद और दीगर लोगों को भी स्पेयर नहीं करेंगे, उनको भी स्पेस नहीं देंगे जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व होंगे और उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा और जो एफआईए में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से और पुलिस स्टेशन में और दीगर जगहों पे जो एप्लीकेशन हैं, उस हवाले से भी कार्रवाई सख्त होगी। दूसरे नंबर पे एक नया लतीफ़ा मैंने सुना है, सीमा हैदर की एक वीडियो में जिसमें वो कहती हैं कि मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है और गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठकर मुझ पर तशद्दुद करता है। इससे पहले वो ये भी कह चुकी हैं कि ये बच्चे गुलाम हैदर के नहीं हैं, ये पता नहीं किसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पैदा हुए हैं, ये कैसे हुए हैं। इससे पहले भी वो कह चुकी हैं कि गुलाम हैदर टॉर्चर करता था उनको जबकि वो सऊदी अरब में था। अभी उन्होंने कहा जी उन्हें हरासा किया जा रहा है, तो वो मीडिया पर्सन ने सवाल किया कि कैसे हरासा किया जा रहा है? तो उसने कहा जी वो प्रैक्टिकली तो कोई भी नहीं में हुआ लेकिन मुझे जान से मारने की धमकियाँ कमेंट्स के ज़रिए कर मिल रही हैं और वो कमेंट्स पता नहीं कौन कर रहा है और उसका इल्ज़ाम जो है वो लग रहा है गुलाम हैदर पे। तो ये क्या लतीफ़ा आप इसको क्या समझते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वाले का भी बहुत शुक्रिया। सर आप वकील हैं। पहली बात तो हम रोशन साहब वाली बात करें, देखें अगर कोई भी बंदा चाहे वो किसी भी साइड से हो, फैक्ट्स को छुपाता है, हक़ाइक़ को छुपाता है, अगर किसी न किसी तरीके से वो उन फैक्ट्स को छुपा के किसी को फ़ायदा देता है, तो अल्टीमेट वो मुल्ज़िम तो है। तहकीकात हो तो यकीनन वो मुजरिम भी बन सकता है, लेकिन वो मुल्ज़िम तो है। इसी दौरान जब वो 7 दिन के लिए गई या जो भी उसकी एक्टिविटी थी, गुलाम हैदर ने बच्चे और अपनी बीवी जो छोड़े हुए थे, वो तो अपने ससुर और उसके बाद फिर उसकी जो बहनें थी, उनकी हवाले किए हुए थे, उनकी सुपुर्द किए हुए थे। सब निगरानी वो करते थे। गुलाम हैदर का बाप या गुलाम हैदर के खानदान वाले तो नहीं कर रहे थे। निगरानी जो थी उनके पास थी। अब एक वकील की हैसियत से रोशन अज़ीम साहब की नज़र में वो भी मुजरिम है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, ये जो बात अगर गुलाम हैदर को यकीनी तौर पर इल्म में होगी और इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, तो वो यकीनन इस चीज़ की बात कोर्स उन्होंने की भी होगी कि तुमको जब पता था कि ये सारा कुछ वो कर रही है, 7 दिन के लिए गायब रही, उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटी क्या है, ये तो ज़ाहिर माँ-बाप के या बहन-भाई के इल्म में होगा, तो गुलाम हैदर के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाए? दूसरा सर देखिए, मकान जो बेचना है, कोई ऐसा नहीं था कि वो चीज़ कोई जेब में पड़ी हुई थी, उसने उठा के बेच दी और तब भी किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये बात भी नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में रहती है वो पूरे इलाके में मशहूर थी, जानते थे लोग इसको। तो अगर वो कोई चीज़ कर रही है, किसी से सौदा कर रही है, तो एक दिन की बात तो होगी नहीं। कुछ पैसे जैसे पता चला कि वो उस जिसको भेजा उसके ऊपर छोड़ के भी गई है, तो वो भी किसी से ढकी-छुपी बात नहीं थी। तो अगर इतना बड़ा कांड कर रही थी, तो इनके भाई, इनकी बहनों को ये बात इल्म में थी, उनकी नॉलेज में थी, तो गुलाम हैदर को इन्होंने क्यों नहीं बताया? तो ये जुर्म बनता तो है। अब अगर वो इसको यकीनी तौर पर जब नोटिस देते हैं या उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कटहरे में लाते हैं, तो कहीं न कहीं इनका बनेगा, इनको मतलब मुश्किल होगी इनके लिए, आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि रोशन अज़ीम साहब खुद अज़ खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर मुद्दई यानी कि गुलाम हैदर अगर कोई एक्टिव या कोई एक्शन लेने की डिमांड करेगा उनसे, तो वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको छोड़ दें। बाकी उनकी बातों से, गुलाम हैदर की बातों से लग रहा है कि अभी भी वो कनेक्टेड हैं, वो उससे उनकी हमदर्दियाँ भी हैं, सीमा की जो बहनें हैं या भाई, और उनकी हमदर्दियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह वो नज़र नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए थी। देखें, किसी की बेटी जाती है, तो चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, रुतबे में, कबीले में या कुछ भी हो, लेकिन उनकी कहीं न कहीं आवाज़ उठाना उनका फ़र्ज़ बनता था। अगर वो इस जुर्म में शरीक नहीं है, तो कम से कम वो गुलाम हैदर के साथ नज़र आते, लेकिन अब तक उस अंदाज़ से नज़र नहीं आ रहे, जो कि एक सवालिया निशान है। ठीक है, रीमा की आवाज़ आती है, रीमा जितनी भी हमदर्दी जिता सकती है, अपने दुःख, अपनी तकलीफ दुनिया के सामने रख सकती है, वो कर रही है। हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो ये दूसरा पहलू, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात सर, आपने कही कि देखें, वो कहती जी मेरे ऊपर तशद्दुद होता था। आपने गुलाम हैदर की फिर आज की वीडियो भी देखी होगी। गुलाम हैदर से इंडिया से सवाल भी होते हैं, चाहे वो लाइव कॉल के ज़रिए हों, या ऐसे लोग हैं जो कभी लाइव या फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वो किसी न किसी सोर्स से गुलाम हैदर से मालूमात लेते रहते हैं। क्योंकि गुलाम हैदर ने कभी भी अपनी वीडियो में सर, या कभी भी अपने जितने भी मुश्तिल हो, गुस्से में हो, शदीद जो है गुस्से का इज़हार कर रहा हो, कभी उसने सीमा को बराह रास्त उसकी कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं की, उसकी किरदारकशी नहीं की, उसको बुरा नहीं कहा, और आज तक भी नहीं कहा। हमेशा वो इतनी ज़रूर कहता है कि लेकिन ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें बेनकाब करूँगा, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम बेकार औरत हो, ये वो। लेकिन उसने जितना बड़ा जुर्म किया, उस हवाले से
एक मर्द होने की हैसियत के बावजूद, शौहर होने के बावजूद, उसका हस्बैंड होने के बावजूद उसने सीमा को फिर भी जो वो दी, कहता है कि छूट दी, और हमेशा ये भी एक बात करता है कि देखें जी वापस आ जाए और मैं उसको रख लूंगा, उसको इस तरह की चीज नहीं। और हमेशा एक बात और भी है कि वो कब्जे में है, खौफजदा है, उससे ये चीजें जबरदस्ती करवाई जा रही हैं। तो अगर गुलाम हैदर के दिल में या दिमाग के किसी कोने में ये बात होती भी कि सीमा जो है वो खुद इस सारे मामले में मुलव्वस है, तो यकीनन वो सीमा को बराह रास्त टारगेट करता, वो उसको बराह रास्त टारगेट नहीं कर रहा। चैप्टर आता है एपी सिंह का, आज भी हम ये या कल भी जो बात कर रहे थे सर, चैप्टर उसका है। मामला ये कहते हैं जी इंडिया का या जो हिंदू है उनका बहुत बड़ा दिल है, वो कोई आता है तो उसको अपने दिल में बसा देते हैं, उसको इज्जत करते हैं। हमने कब कहा कि आप दिल में जो है किसी के लिए जगह नहीं है? हमने कब कहा कि आप जो रीत रिवाज के खिलाफ हैं, आप रीत रिवाज के साथ नहीं होते? हमने कब कहा कि आप बुरे लोग हैं? हमेशा हमने तो आपसे अच्छे की तवक्को ही की, लेकिन जो एक्ट नजर आ रहा है वो आपकी जो वो जो अच्छाई है उसको बुरा बना रहा है। एक अगर खुला भटका कोई जानवर भी किसी के खेतों में आया था, सर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, उमरकोट का इलाका, उमरकोट ये थरपारकर राजस्थान, उस तरफ राजस्थान लगता है, इस तरफ हमारे सिंध का उमरकोट और ये थरपारकर का इलाका लगता है। अक्सरियत वहाँ हिंदू की रहती है और मुसलमान भी वहां रहते हैं, लेकिन वहां आपको पता है कि जब जानवरों के रेवड़ चलते हैं तो सब भी होते हैं, बकरियां, भेड़े, इवन के ऊंट भी। तो किसी भूले भटके किसी दूसरे रेवड़ के साथ अगर कोई जानवर चला जाता है तो हमारे हिंदू जो इंडिया में पाकिस्तान में रहते हैं, यकीन मानो उनका इतनी आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो क्या करते हैं, उस भूले भटके जानवर को, कोई भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो या गाय भी हो, तो जिस मालिक की होती है उनके रेवड़ में मिक्स होकर आ चुकी होती है, उसको वापस उसके हवाले करके आते हैं। वो इस तरह शानदार लोग हैं। अच्छा, हमारा आपने भी विजिट किया पूरे पाकिस्तान में, ये थरपारकर जहाँ, और उसके बाद ये हमारे जो ये इलाका है उमरकोट मिट्टी का, इस्लामकोट का, यहाँ पर सर ये वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पुलिस वाले के पास गन नहीं होती। पुलिस वाले के अगर आपको मिल भी जाते हैं तो पुलिस वाले के पास गन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां क्राइम जीरो है सर, वहां कोई ना चोरी करता है, ना कोई किलिंग होती है, और ना ही कभी इस तरह के कोई फसाद होते हैं। मुस्लिम और हिंदू बड़े खुल के रहते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। तो सर हम तो जब अपने हिंदू बहन भाई को यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं तो हम आपसे तवक्को भी वैसे ही करते हैं कि आप सब भी ऐसे ही होंगे, आप सब इसी तरह इज्जत वाले होंगे, आप सब इस तरह मान सम्मान वाले होंगे। लेकिन जब सीमा और उसके बच्चे भूले भटके किसी तरीके से भी आपके पास आ जाते हैं तो क्या उसको इलीगल और इस तरह मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के किसी तरीके से किसी की तस्दीक कर सकते हैं? यकीनन वो आपको असल में एक्सपोज जो है वो आपको एक्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं आपको। आपका एक्ट आपको एक्सपोज कर रहा है कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है और नजर कुछ और आता है। तो इसलिए हम तो बार बार चीख रहे हैं, गुलाम हैदर आज तरले कर रहा था, एपी सिंह को बोला देखिए ये जो बाप के बगैर औलाद कहाँ खुश रह सकती है? क्योंकि बार बार एपी सिंह कहता है ना जी बच्चे यहाँ खुश हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो रही है। और उसके बाद वो कहता है जी कि अक्सर जब बाप मर जाता है तो असल फर्क जो पड़ता है औलाद को पड़ता है। औलाद के लिए बाप बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उनका बाप नहीं है तो वो कहते हैं बाप के बगैर वो कैसे खुश रह सकते हैं? तो एक अनपढ़ बंदा जिसको ना लॉ का पता है, ना कानून दुनियादारी का नहीं पता, वो बंदा आपको इस तरह की इखलाकियात बता रहा है। आप एक डॉक्टर की डिग्री रखने वाले, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप काला कोट पहनते हैं और आप जब बात करते हैं हिंदू धर्म और उसके बाद बड़े बड़े मान सम्मान की, तो फिर आप वहां एक्सपोज हो जाते हैं। एक आपके पास जवाब नहीं होता कि आप जो है वो गुलाम हैदर को किसी बात का जवाब दे दें। अगर वो इश्तिहाल करके, आप वो गुस्सा करके या कोई भी चीज अगर आपके सामने रखता है या फिर आपके जो हवारी है उनको तकलीफ होती है, वो इस वजह से कि आपका एक्ट आपको बुरा बना रहा है, आप जो कर रहे हैं वो बुरा बना रहे हैं। मसला ये है कि अगर वो आपके पास आ गई, इतनी कोर्ट ने उसको बेल दे दी और आप सब कोशिश करते कि देखें जी ये भटक गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कोर्ट के जरिए अपनी हुकूमत को बाहर करते हैं और इसको हम आराम से इज्जत और एहतराम से डिपोर्ट करते हैं। तो यकीन माने कितनी कदर होती है इनकी, सब लोग इनकी इज्जत कर रहे होते हैं। लेकिन मामला ये है कि अब हम भी बेबस हो जाते हैं। कितने हम अपने जज्बात को कंट्रोल करें, कितना गुलाम हैदर को समझाएं। ये मामला तो आपको पता है कि आप बिरादरी का, खानदान का या ये उस रीति रिवाज का तो है नहीं कि एक कंट्री के अंदर हूँ, आप एक मुल्क के अंदर हूँ, आप इस तरह का अगर कोई काम खुदा ना खास्ता हो जाए तो आप जो है उसमें थोड़ी सी कोई एफिशिएंसी दिखाए, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से ये मसले को सुलझा लें। अगर वो औरत नहीं आ जाती, वो खुद भी कहता है, देखिए जी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने मियाँ के साथ खुश नहीं होती, खुला ले लेती हैं, बता देती हैं, चली जाती हैं, लेकिन किसी तरीके से जाती हैं। एक तरीका वो है खुदा लेना है, आपने शादी को खत्म करना है, बच्चे शोहर के पास छोड़ने, या बच्चे अगर आप साथ रखने का डिमांड करते हैं तो एक तरीका कार होता है। लेकिन उन सारे तरीकों से हट के जिस तरह का ये रिवायत और जिस तरह का तरीका सामने लाया गया, तो इसकी तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं मिसाल मिलती हो।
तो ये चीजें एक उनको सोचनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि क्योंकि बार-बार जिस तरह का आपका काम नजर आ रहा है, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। हम जब बात करते हैं तो फिर आपको भी बड़ी तकलीफ होती है। हमने आपको सबको कहा था कि देखें जी, आप इंसानियत की बात करते हैं। अगर आपके सामने कोई खबरें आती हैं जी, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो आप इंसानियत के नाते उनके लिए आवाज उठाते हैं ना। आपको कोई और हमदर्दी नहीं है कि क्योंकि इंसानियत का खिलवाड़ होता है तो आपको तकलीफ होती है। तो उसके बाद फिर अगर अगर कोई जबरदस्ती कोई जबरन मजहब तब्दील करवा लेता है किसी हिंदू का, क्रिश्चियन का, तो उसमें आप कहते हैं जी बड़ी इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। तो भाई ये भी तो मासूम बच्चे हैं, माइनर हैं, तो उसमें आपको इंसानियत नजर नहीं आ रही। कहाँ गई आपकी इंसानियत, कहाँ गई? मैं बार बार ये कहता हूँ, देखिए जी, हमें जो आलिम होते हैं, हमें जो एजुकेट, वो हमें मजहब का भी बताते हैं कि जी मजहब, फलां मजहब में क्या चीज है। तो आपकी गीता भगवत में सारा को इंसानियत के बारे में दर्ज दिया गया है। तो उस गीता भगवत के आप मानने वाले हैं, फिर आप एक मासूम के, एक गरीब बाप के दिल को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? ये हमारा सवाल बनता है। और आप बताएं कि क्या ये बातें गलत है जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं, हिंदू के बारे में सोचते हैं, उनसे उनकी तवक्कुआत है, क्या ये बातें सारी गलत है? आप बताएं रामे साहब। जी बिल्कुल शाहिद भाई, आपकी बातें बिल्कुल मैं 100% आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। आपने जो फैमिली के बारे में बात की है वो तो पूरी तरह से आपने कानून एक्सप्लेन कर दिया। हमारे अगर पाकिस्तान पीनल कोड की बात की जाए जिसमें सजाएं बयान की गई हैं, तो बेटर की जो सजा है, जो सहूलतकार होता है, वो 109 में, सेक्शन 116 में और सेक्शन 149 में, ये तीनों पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन में एक्सप्लेन की गई है। और इसकी सजा वही है जो जुर्म करने वाले की होती है, वही उसके को अक्यूज की या उसके अबैटर की सजा होती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसका जो भाई है आसिफ रिंद, उसने तो एप्लीकेशन के दौरान भी बहुत सारे लूप होल्स छोड़े ताकि कोई किसी किस्म की कार्रवाई ना हो सके, और गुलाम हैदर के वालिद को अंधेरे में रखा। तो ये पूरी तरह से मुलविस तो है, ये पूरी फैमिली मुलविस तो है, लेकिन अभी ये डिपेंड करता है गुलाम हैदर पे या उनका आपस में कि वो किस हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं या तावन कर रहे हैं इस इदारों के साथ, गुलाम हैदर के साथ। उस हवाले से चीजें आगे बढ़ेंगी। अब इसके अलावा जो आपने एपी सिंह साहब के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है कि ये, इसीलिए मैंने कहा कि ये झूठों का मुगल आजम है। ये हमें अक्सर टारगेट करते रहते हैं कि भारत, पाकिस्तान में खवातीन आजाद नहीं है, पाकिस्तान में खवातीन को टारगेट किया जाता है। अभी आपके सिंध के इलाके की, आपने अभी सिंध की बात की, आपके सिंध के इलाके में पाकिस्तान में पहली दफा कोई हिंदू खातून सवेरा प्रकाश, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है एमएनए का, और जो वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, एक पार्टी की जानिब से उसको नुमाइंदगी दी जा रही है, हिंदू खातून है सवेरा प्रकाश। तो यहाँ पे तो पूरा इख्तियारात हैं, वो नुमाइंदगी कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं नेशनल असम्बली को। तो ये कैसे कहते हैं कि जी इख्तियारात नहीं है और वहां पे खवातीन आजाद नहीं है? ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जितनी भी बातें अभी आपने की हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से शायद भी इत्तेफाक करता हूँ। और ये सारा का सारा सिर्फ चेहरा चमकाने के बहाने हैं। अभी तो ये बुरी तरह से जो आपने बात की ना कि ये अपनी बातों से एक्सपोज हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर इनसे सवाल गंदम पूछे तो अब उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देखा जिसमें उन्होंने कहा जी कि चीज को किस तरह से बदल के पेश कर रहे हैं कि जी सीमा हैदर से जो लोग हसद करते हैं, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रखवा दी। और भाई उन्होंने नहीं लिखवाई, आपकी करतूतों की वजह से वो एप्लीकेशन पे जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो रोक दिया गया, क्योंकि आपका करैक्टर मशकूक है। और कोई भी इदारा आपको क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं है। वो तब मिलेगा जब आपका करैक्टर बिल्कुल क्लियर होगा, तो आपको क्लीन चिट तब मिलेगी। और वो इसीलिए उसको उस पर प्रोसेस रोक दिया गया है क्योंकि गुलाम हैदर की वहां पे एप्लीकेशन मौजूद है। तो ये सारा सिनेरियो है। अभी तो बिल्कुल भी यही वजह है कि ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। और साथ ही साथ अभी बच्चों को लेकर जो इन्होंने शोषा छोड़ा, उस हवाले से अभी तक ये कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं ला सके। तो हमने पहले भी, मैंने इनसे यही बात की थी कि अगर आपने एडमिशन दिलाया तो यूनिक जो नंबर होता है वो हमारे सामने लाएं। इसके अलावा अगर आपकी जो मर्सी पिटीशन है उसके हवाले से अगर किसी इदारे ने उसको ऑन किया है तो वो हमारे सामने लाएं। इसके अलावा रेफ्यूजी स्टेटस के हवाले से, तो ये लीगली इनके पास कोई चीज नहीं है। अभी तक तो ये उसकी एंट्री को जस्टिफाई नहीं कर सके कि जो इलीगल तरीके से एंट्री हुई है उसका क्या जवाब देंगे। तो बाकी बातें तो इन्होंने क्या करनी है, और ना ही उसकी मैरिज का कोई प्रूफ दे सके हैं। तो लीगली तो ये बिल्कुल फारग है। और बातों की हद तक है कि बातों की हद तक तो ये है कि पूरा भारत ही शायद वो चला रहे हैं।
वो जो मोहतरम है एपीसी उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। और जो आपने बात की कि वो जानबूझ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं ताकि वो चीज़ों को थोड़ा उलझा सकें और मज़ीद माइलेज ले सकें और कंट्रोवर्सी में रह सकें। तो ये सारा इनका तरीकाकार है और तो अब सर अभी अब चूंकि अब जो एक चीज आती है सामने वो ये होता है कि ये हम जो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट अगर जो सीमा के घर वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो मुमकिन तौर पर क्या एक्शन हो सकता है? क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया जा सकता है या गुलाम हैदर की रजामंदी पहले शामिल है कि वो अगर डिमांड करेगा तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें शायद भाई, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है, ये जितने भी क्रिमिनल कार्रवाइयाँ जिस तरह से आपने घर के मामले में बताया, ये सारे का सारा क्रिमिनल लॉ इनके ऊपर अप्लाई होता है, फौजदारी कानून इसके ऊपर अप्लाई होता है, जिसमें अगवा के हवाले से कंप्लेंट है इनके अगेंस्ट थाना मलीर कैंट में और उसपे उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा है। उसमें इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के बाद इनका रोल डिसाइड करेगी कि इनका रोल क्या है, इनकी सीडीआर और डाटा इनके हवाले से और एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एफआईए में कार्रवाई है उसमें देखा जा सकता है कि ये किस हद तक उसमें मदद करते रहे हैं पासपोर्ट बनवाने में, दीगर मामलात करने में और ये सारी चीज़ें करने में किस हद तक इनकी मदद रही है, वो सारी इनका रोल वो डिसाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इनके ऊपर लग गए हैं। इसमें अब इदारों के ऊपर है, एक ही सूरत में इनकी जान बख्शी हो सकती है कि गुलाम हैदर अगर वहाँ पे जाके कोई कंप्रोमाइज़ करने का स्टेटमेंट दे दे या इनको माफ़ कर दे तो उस सूरत में इनकी माफ़ी हो सकती है। अदरवाइज़ जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जो एफआईआर कटनी है तो वो तो चीज़ें आगे जानी है। उसमें तो फिर उन्होंने अरेस्ट भी करना है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी करना है, बेल भी डिसमिस होनी है, ये सारा प्रोसेस इनको फॉलो करना पड़ना है। लेकिन ये डिपेंड करता है गुलाम हैदर के कि वो इसको उसके साथ ये किस हद तक तावन करते हैं और वो इनको किस निगाह से देखता है। अगर तो ये बैकडोर उससे तावन करते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा-सा लचक दिखाए और इस तरफ ना जाए। अगर ये तावन नहीं करते तो फिर तो चीज़ें खराब होंगी। ये तो अल्टीमेटली सी बात है, फिर तो जो होना है वो तो होना ही होना है। फिर कार्रवाई होनी होनी है फिर। जी। अच्छा, वो थोड़ा-सा मेरी तवज्जो एक दूसरी तरफ भी है क्योंकि अभी रिटर्निंग अफ़सरान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस टाइम भी जो है वो हमारे चूँकि इलेक्शन चल रहा है, तो उसकी खबर भी साथ-साथ मुझे बनानी पड़ रही है। सर, कल एक इंडिया से मेरी बात हुई एक बंदे से, तो वो फरमा रहे हैं कि देखिए जो गुलाम हैदर को अपनी बीवी को मनाना चाहिए, गुलाम हैदर को कंप्रोमाइज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस मामले में अगर कंप्रोमाइज़ होता है, अगर इस मामले में कोई राब्ता या कोई मीडिएटर सामने आता है, तो उसके हवाले से क्या कुछ मुमकिना तौर पर हो सकता है? और अगर ये कदम उठाना चाहिए, तो सबसे पहले किसको उठाना चाहिए? देखिए, गुलाम हैदर तो 6 महीनों से ये कह रहा है कि ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन सीमा हैदर उस चीज़ का मज़ाक उड़ा रही है और वो उल्टा चुप कोतवाल को डाँटे और वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही, वो बेचारा रो रहा है। वो आपने अभी भी बताया कि उसने एपी सिंह से रिक्वेस्ट की है, वो रो रहा है और वो मज़ाक उड़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डेफ़िनेटली एक चीज़ क्लियर है कि वो किसी के एजेंडे पे चल रही है और कोई शख्स उसको प्लान दे रहा है जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रही है या अमल कर रही है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल चल रही है शायद भाई। इसमें मीडिएटर के तौर पर भारत में बहुत सारे लोग हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें एपी सिंह की कमान जो है उनके हाथ में है। अगर एपी सिंह अपना अच्छा रोल प्ले करना चाहे तो वो कर सकता है, उनकी मर्ज़ी है। इस तरीके से भी उनको इज़्ज़त मिल सकती है, लेकिन उन्होंने शायद बदनाम होने में ही अपनी शोहरत इस तरीके से भी उनको ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी और उनको चाहिए कि क्योंकि वो इस वक़्त पूरी तरह से एपी सिंह के इन्फ्लुएंस में है, तो वो उनको अगर कोई किसी किस्म का जो वो अक्सर रट लगाए रहते हैं, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है कि खतरा है जी सीमा हैदर को भारत पाकिस्तान में। अब अंजू भी तो पाकिस्तान से गई है, क्या खतरा उसको यहाँ पे हुआ है? बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में वो रही है, यहाँ पे उसने पूरा पाकिस्तान घूमा है, फिर अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से वो भारत चली गई है और उसको भी प्रेशराइज़ करके स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की गई। तो ये जो वकील साहब हैं, ये कोशिश कर सकते हैं दूसरा डिप्लोमैटिक फोरम पे जाके, डिप्लोमैटिक नेगोशिएशन के ज़रिए ये मामला हल हो सकता है। तो ये मामला हल तो हो सकता है अगर कोशिश की जाए, जो आपने बात की है, लेकिन बात ये है कि गुलाम हैदर तो अपील कर रहा है, उसने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से भी अपील की है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की है
तो ये डिपेंड करता है कि वो वहाँ के इदारे और वहाँ की गवर्नमेंट इस हद तक इस मामले में किस हद तक दिलचस्पी लेते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो दोनों तरफ़ा जो ममालिक हैं, इनके दरमियान पीस और ये सारा चीज़ें बड़ी प्रमोट होंगी और दोनों अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है और तो चीज़ों में बेहतरी। जी। अच्छा सर, एक सवाल और है कि देखिए बीच में गुलाम हैदर ने कंप्रोमाइज़ करना है। कंप्रोमाइज़ किस हद तक करना है कि बच्चे मुझे दे दो, सीमा रख लो, या सीमा और बच्चे वापस कर दो? ये अगर एक शर्त होती है, आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती तो रहती है मार्केट में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। ये क्या किस कंडीशन में ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल में अब जिस हद तक सीमा हैदर ने चीज़ों को रेड लाइन क्रॉस की है, एक चीज़ की लिमिट होती है जिसको उसने बहुत बुरे तरीके से ब्रेक किया और क्रॉस किया है। तो सीमा हैदर के साथ चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। आने वाले वक़्त में तो मेरे ख़्याल में ये बैठकर सीमा हैदर को अगर वो रखना चाहते हैं तो वो रख लें। बच्चों की हद तक सेटलमेंट कर लेनी चाहिए गुलाम हैदर को और वही वो कोशिश कर रहे हैं अगर वो करें। तो सीमा हैदर को अगर गुलाम हैदर वापस लाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और दोबारा इस तरह की खातून के ऊपर ट्रस्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये है कि मेरा नहीं ख़्याल कि ये गाड़ी इस तरह से चल पाएगी, बड़ा मुश्किल काम है इस तरह से। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात शायद वे दिलों के भेद जानती है, अगर वो सच्चे दिल से अगर तौबा कर लेती है, माफ़ी माँग लेती है और अपने आप को बदल लेती है, तो फिर कोई अपॉर्च्युनिटी बन भी सकती है। जी, बहुत सारे लोग जो आप देखते हैं कि जो हार्ड एंड डेस्परेट किस्म के में उसी तरह से नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं। तो अगर ये अपने आप को बेहतर कर लेती है, तो फिर ये कोई अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, अदरवाइज़ तो फिर बहुत मुश्किल है। जी। सर मामला ये है कि वो आता है इंसानियत वाला, कि इंसानियत नाम की जहाँ कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर बात होगी। गुलाम हैदर की तरफ से तो बार-बार ये ऑफ़र भी की जाती है, बार-बार ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन वहाँ से जो एपी सिंह, चूँकि मास्टरमाइंड सारी बातों का एपी सिंह है, और अगर लोग अगर कहते हैं जी सीमा को वहाँ पर जो शेल्टर दिया गया है वो मीना कम्युनिटी की से दिया गया है। अगर उनको थोड़ी-सी गैरत होती, हया होती, कुछ शर्म होती, तो पहले तो जो बुजुर्ग होते हैं बड़े, देखिए बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने घटिया काम किया, गलीज़ काम किया कि एक 4 बच्चों की माँ को बहू बना के रखा हुआ है, शर्म नहीं आती उनको। और दूसरी जो उनसे सबसे ज़्यादा जो आग लगाने पे, कहते हैं ना जलती पे तेल छिड़कने का जो काम कर रहा है, वो कर रहा है एपी सिंह। तो मामला हमें तकलीफ इस बात की होती है कि पूरा सिस्टम कहाँ गया? हम आपके सिस्टम की रिस्पेक्ट करते थे, आपका सिस्टम यहाँ एक्सपोज़ हो गया है। तो मतलब ना आपका घरेलू जो सिस्टम है, वो ठीक काम कर रहा है, ना आपकी जो गवर्नमेंट है या एक आपका जो सूबे के लेवल का, एक रियासत के लेवल का जो सिस्टम है, वो ठीक काम कर रहा है, ना आपकी पुलिस को ठीक काम कर रही है, ना आपकी एटीएस को ठीक काम कर रही है, ना ही आपकी अदालतें ठीक काम कर रही है। देखें, मैंने आज सर एक आज तक एक इंडियन टीवी चैनल है, उनकी सोशल मीडिया पे बड़ी एक वो है, मतलब फॉलोइंग है। सर उन्होंने एक चीज को, सीमा और गुलाम हैदर के इशू को रिपोर्ट किया। यकीन माने, आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा, आप बोलेंगे यार ये पाकिस्तान और इंडिया को अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये कोई इस माशरे में आजकल के जो मीडिया का एक किरदार है, उस किरदार में इस तरह का कोई चैनल भी है जो हकीकत रिपोर्ट कर रहा है। गुलाम हैदर को भी उसी तरह रिपोर्ट कर रहा है, इसी तरह उन्होंने जो है वो सीमा को भी रिपोर्ट किया, एपी सिंह और बच्चों के मामले को भी दिलचस्प तरीके से रिपोर्ट किया। यानी कि दुनिया को बता रहा है कि देखें असल मामला है क्या। यहाँ देखते हैं जी, हमारी तरफ से यहाँ से भी कुछ ट्विस्टिंग होती है। हम आज बल्कि इकरा से बात हो रही थी, जो इंडिया से एक बच्चे ने अपने एग्जाम के दौरान जो टेस्ट का जो जवाब दिया था क्वेश्चन का, सीमा के हवाले से, उसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। भले वो झूठा था, सच था, या उसके बाद ये इस तरह की पेपर बना के भेजे थे, लेकिन एक परसेप्शन बना था। उस चीज को पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहा है, और वो उसी तरह रिपोर्ट कर रहा है जो इंडियन मीडिया ने या उस सवाल के जवाब में जो कुछ लिखा गया है। लेकिन गुलाम हैदर का असल मामला आज तक हमारे मीडिया को नजर नहीं आया। वो उस इंडियन वेबसाइट से, इंडियन न्यूज चैनल से खबर उठा के अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इशू है उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे। तो इकरा ने जो है वो एक दो वेबसाइट्स को भी लिखे, एक दो टीवी चैनल्स को भी उन्होंने ईमेल भी की, मैसेजेस भी किए। तो क्या भाई, थोड़ी सी शर्म खा लो, कुछ हकीकत है वो हकीकत तो रिपोर्ट करो। तो उसके बाद पता ये चला कि एक दो वेबसाइट्स ने वो अपनी खबर को अपडेट कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक जवाब भी नहीं दिया। तो मामला ये है कि हमारे जो सिस्टम है, चाहे वो इंडिया का या पाकिस्तान का, उनको कॉमन इश्यूज को देख के, कॉमन इश्यूज के ऊपर जो है उनको रिपोर्टिंग करनी होगी, ताकि हकायक भी पता चले। अब मामला ये है कि जैसे मुझे रामे साहब बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं रामे साहब से रामे साहब की मर्जी के ही सवाल करूं, और रामे साहब मेरी मर्जी के जवाब दें, तो मैं कहूं जी जनता बड़ी खुश है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है।
मामला ये है कि हमारे जो 2-4 यूट्यूबर्स उनके पास जाते हैं, वो उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि इसे इसी तरह के घटिया जवाब दे, तभी वो उनको अच्छा लगेगा। भाई उसको जो बात करता है, एक दफा आप मुझे एक अगर जेन्युइन जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा नहीं किस किस्म के वकील है। तो मैं अगर आपको कम से कम सामना नहीं करूंगा तो मैं आपसे दूरी इख्तियार करूंगा, थोड़ा सा साइड पकड़ूंगा। लेकिन वो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे गोद पे बैठे हुए हैं। तो ना उनको शर्म आ रही है, ना एपी सिंह को शर्म आ रही है जवाब देते हुए। सर वही वाली बात है, क्या एपी सिंह या एपी सिंह का जो सिस्टम है उसके रिवाज में ये बात है कि औलाद जो है बायोलॉजिकल जो औलाद है वो किसी और की होती है, 4 साल के बाद तब्दील हो जाती है। यानी एपी सिंह नुतफा किसी और का है और औलाद किसी और की कहलाती है। उसकी डिक्शनरी में क्या ऐसी बात है? क्या कानून या ये काला कोट जो पहन के वकला हमें बताते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में कि जी हम कानून के रखवाले हैं, अदालतों के बड़े जबरदस्त पिलर हैं और हम जो है मजलूम लोगों की आवाज बनते हैं, तो क्या ये मजलूम लोगों की आवाज बने हुए हैं? क्या है असल हकीकत, क्या है एपी सिंह की? देखें ये तो कोई जो काम है ये कर रहे हैं। देखें कोई काला कोट पहन लेने से वकील नहीं बन जाता शायद भाई, और ना कोई वाइट कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर बन जाता है। बशर्त ये है कि उसमें वो खसूसियात भी होनी चाहिए, उसमें वो एथिक्स भी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल इसने पूरे प्रोफेशन की बदनामी करवाई है, भारत के 1 करोड़ वकीलों की बदनामी करवाई है और इन्होंने हमेशा मुल्ज़मान का ही साथ दिया है और इनकी वकालत इसी तरह की है कि ये हर केस में पर्सनल हो जाते हैं और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़कर एक पनाहगाह बन जाते हैं मुल्ज़मान के लिए। तो लीगली तो इस चीज़ की कोई चीज़ इजाज़त नहीं देता, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, उसकी लिमिट्स होती हैं, आप उसकी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तो जब आप उसकी लिमिट से बाहर जाएँगे, तो डेफ़िनेटली फिर रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इम्पोज़ होंगी और कानून हरकत में आता है और ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि सीमा हैदर 5वीं क्लास पास है और उसके लिए भारत की इतनी हमदर्दियाँ क्यों हैं? और सेकंडली भारत जो है वो एपी सिंह भारत की जो बार काउंसिल है, वो इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेती कि इनका कंडक्ट किस तरह का है, इस तरह। तो हम तो पहले भी मुतालबा कर चुके हैं भारत की बार काउंसिल से कि वो इस चीज़ को नोट करें और इनके अगेंस्ट एक एक्शन ले लें। माशाल्लाह से एक और 4 असर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे हामिद जाना साहब पड़ता है। आप क्या लगता है सर, मुझे नीचे करें? क्या हुआ? अच्छा जी। मैं कहा मुझे नीचे कर दें, आप दोनों ऊपर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, ये सही जगह। देखिए अच्छा मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं, तो वहीं रहें जहां आप हैं। सर इखलाकियात का जनाजा निकल गया, लोग हमें लेक्चर देते हैं जी पाकिस्तान में तो ये जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। तो इखलाकियात का जनाजा कहाँ निकला हुआ है? सर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं ना कि 4 बच्चे हैं, उनकी माँ है और कहते हैं जी इंडिया में लोगों का बहुत बड़ा दिल है इसलिए उसको जगह दी हुई है। भाई ये कौन सा बड़ा दिल है जो बाप इधर चिल्ला रहा है, चीख रहा है और ये दुनिया को पता है कि आपका कानून भी तोड़ा गया है। यानी कि आपकी जो इखलाकियात का क्राइटेरिया है वो ये है कि कानून की कोई कदर नहीं है और जो एक घरेलू रिवाज रस्म रिवाज होता है उसकी कोई कदर नहीं है। आप किसी की बीवी और 4 बच्चों को अपने घर पे गोद ले लो, ये आपका कानून कहता है। क्या आपकी नजर में ये क्या बात है? देखिए ये बात तो वो लोग करें ना जो कानून को फॉलो कर रहे हो, इंसानियत की बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, ये तो वो लोग बात करें जो किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो कि जहां पर वो सब कुछ फॉलो हो रहा है, जो सारे कानून जो है उन पर अमल हो रहा है। हमारा तो यहाँ पर मौजू ही एक ये रहा है हमेशा से कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं गुलाम हैदर के केस को लेकर, तो वो तो इंसानियत के दर्जे से भी बहुत नीचे है। एक औरत जिसको मतलब कोई राइट ही नहीं कि वो किसी के बच्चे लेकर किसी के घर जाके बैठ गई है, किस कानून के तहत, किस हवाले से, किस तरह से, तो कानून की धज्जियां जिस तरह से वहां पे बिखेरी जा रही हैं या जिस तरह से वहां पर उसका कानून का सही जिसको है ना रोंदा जा रहा है, तो किसी भी हवाले से हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। उनकी ये बात करना या उनका ये तर्ज अमल कहना बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। तो दर्स देना या लेक्चर देना वहां पे सकता है कि जब आप प्रैक्टिकली खुद उस चीज पर अमल कर रहे हो, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं कि हाँ आप लोग गलत कर रहे हैं या फलां गलत कर रहा है। अगर आप अपना गिरेबान झांकें, अपने दामन को देखिए, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त आप लोगों के साथ है।
हम लोग अगर यहाँ पे जितनी भी आवाज उठा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो मकसद हमारा यही है कि आप लोगों को एहसास दिलाना कि जो भी गलती है, जहां पे भी मिस्टेक है, वो आपकी तरफ से है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग रेदर देन कि आप उल्टा चोर को तवाल को डांटे, ये वाली बात करेंगे कि जी पाकिस्तान में ये हो गया, फलां ने ये कर दिया। तो ये तो बिल्कुल एक बचकाना सी सोच है और बड़ी अजीब तरह की बात है। आप इसको शरई तौर पर देख लें, आप इसको कानूनी तौर पर देख लें, आप इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देख लें, रियलिटी फैक्ट्स बेस पे देख लें, हर तरह से वो गलत है। तो किस तरह से हम उस बारे में बात भी ना करें, उल्टा हम बातें सुने, ये तो पॉसिबल नहीं है ना सिचुएशन। अच्छा जी, वो ये तो हमारे यहाँ पे कहावत होती है फैसल भाई, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। वो यूट्यूब चैनल चलाएं तो बिल्कुल ठीक है, हम चलाएं तो वो जनाब हम दुकानदारी कर रहे हैं। गुलाम हैदर अगर बात करे तो वो जी उस पे माइलेज ले रहा है, और सीमा हैदर अगर मुजरा दिखाए यूट्यूब चैनल पे, या एपी सिंह साहब अपना वो भजन सुनाए तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है जनाब, और वो सही है। तो ये तो मैंने अजीब ही चीजों को परखने का म्यार इनकी नजर देखी है, पता नहीं कहाँ से, कौन सी नजर से ये चीजों आप को किसी भी परखी है। हवाले से देखिए, आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा। आप कोई भी चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि अपनी जात के लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है। तो कितनी देर हो सकता है वो, मैं हमेशा गुलाम हैदर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि कितने झूठ बोलोगी सीमा, कहाँ तक चलेगा ये सिलसिला। अल्टीमेटली तुम्हारे जो है वो ये लिखा गया है कि तुमने वापस आना है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ड्रैग किया जा सकता है, हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अल्टीमेटली होता यही है कि डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, 5 साल 10 साल। तो जलालत के वो जो साल वो वहां पे काट रही है, वो अल्टीमेटली अंजाम तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, यही है। लेकिन जो एक्ट किया जा रहा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है, जो कैमरा के सामने दिखाया जा रहा है, वो काबिल एतराज है। उसके बारे में हमें बहुत अफसोस होता है। हाँ, वो बच्चों को लेकर देखिए, आप पिछले दिनों एक बड़ी जी वीडियो वायरल हुई है जी, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, ये मामला शुरू हो गए हैं। जब थोड़ी सी उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि वो जस्ट एक फिल्म थी, वो जस्ट एक ड्रामा था जो क्रिएट किया गया। इधर रोशन अजीम साहब कोई बात करते हैं लीगल ग्राउंड्स पर, कोई अच्छे हवाले से तरीके से बात करते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, वो आईना देखने की बजाय उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं, और वो भी गलत अंदाज में, जो कि मुमकिन ही नहीं है। आपके पास कोई किसी किस्म का वहां पर लीगल स्टेटस नहीं है, और आप कहते हैं कि स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, आप कहते हैं ये मामला हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं चल सकता, हम इतने बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया में रहते हुए लोग हो सकता है ज्यादा तालीम याफ्ता हों, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान में सारे के सारे बुद्धू बैठे, उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। हर एक को सब कुछ दिख रहा होता है। वो एक अलग बात है कि हम आपके किए हुए उस ड्रामा को किसी और सेंस में देख रहे होते हैं या किसी और हवाले से देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत और सही में इंडिया में रहते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। यही रीजन है कि इंडिया में भी गुलाम हैदर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखा जाता है, एक मजलूम शख्स के तौर पर देखा जाता है। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। फैन फॉलोइंग तो नहीं मैं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि दर्दे दिल रखने वाले लोग इंडिया में भी बेतहाशा हैं, तो इसीलिए वो गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं। जी देखिए, मैं वही वाली बात है कि देखिए यहाँ पे जब हम पाकिस्तान में कारोबार की बात करते हैं, अक्सर ये बात रिपीट करने का मकसद ये है कि लोगों को ये हम बावर करना चाहते हैं कि हम किसी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, या हमारा टारगेट हिंदू कम्युनिटी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ कारोबार होता है सिंध में, तो अक्सर लोग जो लेन देन हो या कारोबार का एक करना हो एक दूसरे के साथ, तो मुस्लिम के बजाय हिंदू को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए उनको भरोसा होता है कि एक तो लेन देन में पक्का होगा, हेर फेर नहीं करेगा, और जो तिजारत करेगा, सौदा देगा, वो भी परफेक्ट होगा। तो हम तो अपने जब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उनको किरदार को जब देखते हैं तो हमारी तवक्कुआत भी उसी तरह ही है, आपसे भी उसी तरह तवक्कुआत होती है कि आप भी वैसे होंगे। लेकिन जब आपकी चीजें गलत नजर आती हैं तो फिर हम बताएं, हम मजबूर हो जाते हैं कि आपके खिलाफ बात करें, आपको आईना दिखाएं, आपको बताएं कि क्या है। अब जी कहते हैं जी मैं स्पेशल परमिशन लूंगा और अयोध्या ले जाऊंगा। भाई क्यों ले जाऊंगा यार, किसने आपको इजाजत दी है? आपका कानून आपको इजाजत देता है क्या? इखलाकियात इजाजत देती है? कोई भी अच्छे माशरे में रहने वाला आदमी जिसकी कुछ रख रखाव होता है, क्या स्त्री की क्या गिरवी रखते कर सकता है? भाई अपने बच्चों को ले जाओ, हम शॉपिंग करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। यार मतलब कोई मुंह है तुम्हारा इस तरह का बात करने वाला?
मतलब कुछ शर्म से डूब बनने वाली बात है। देखें, हम जब इस किस्म की भी गुफ्तगू करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं यार तुम्हारा जो प्रोफेशन है तुम्हें इजाजत नहीं देता इस तरह की गुफ्तगू करो। तो उसको कोई टोकता नहीं, भाई तुम काला कोट पहनते हो, तुम वकील हो, तुम एक, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारी बहुत बड़ी एक बुग़्ज़ है, तुम एक बहुत बड़ी खुंदस रखते हो, और वो बुग़्ज़ तो निकालने के लिए तुम्हें मिल गए हैं गुलाम हैदर के बच्चे। उनको जिस तरह भी, जिस हद तक भी तुम गिर सकोगे, तुम गिरने की वाली वो हरकतें करोगे। पीछे हम इसलिए तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारा तुम्हारी जात से क्या लेना देना है। हम इतने सारे, वही वाली बात है कि करोड़ों हिंदू रहते हैं, हमने उनके खिलाफ क्यों नहीं बात की। सिर्फ जो टारगेट होता है या तो मीना जो सज्जन के खानदान वाले लोग हैं या वो है, क्योंकि आपको नहीं पूरी इंडिया का चेहरा बिगाड़, बदनुमा चेहरा जो दुनिया के सामने रखा है। बाकी दूसरे हिंदू के बारे में तो हमें कोई मसला नहीं है, हम तो फख्र करते हैं पड़ोसी के ऊपर जिस तरह फख्र होता है। उन लोगों ने अपना चेहरा खराब किया है, आप मुल्क का चेहरा खराब किया है। एक शख्स जो होता है ना वो अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ ना तो कोई भी मुझसे जब बात करेगा तो मुझसे जब मेरी नेशनैलिटी पूछी जाएगी तो मेरी जो भी हरकत होगी अच्छी या बुरी, उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरे मुल्क पर, मेरे वतन पर उसका असर पड़ता है। तो अगर मेरा कोई पॉजिटिव इमेज होगा तो उसका डेफिनेटली मेरे पूरे मुल्क पर एक बहुत अच्छा इमेज आएगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं उन लोगों की, उन किरदारों की, उन काली भेड़ों की जो कि तादाद में बहुत कम है, तो उसका कतन मतलब ये नहीं होता। लेकिन यहाँ से एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपके अच्छे और बुरे जो किए हुए अमल होते हैं उसका आपके मुल्क पर असर होता है। तो कम से कम ये जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि नो डाउट आप जब पाकिस्तान की बात करते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेसिफिकली जब मैं इंडिया से बात करते हैं लोगों के साथ, तो वो यही कहते हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, आतंकवादी हैं, फलां है, ये है, ऐसे मामला हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब उनकी हमारे साथ कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो सर टोटली उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। फैसल भाई, मैं एक मिनट टोकूंगा यहाँ पर। जो आतंकवादी वाली बात है कि तुम्हारे मुल्क में आतंक, हमारे यहाँ ये परसेप्शन पाया जाता है कि हमारे मुल्क में जो आतंकवादी फैली हुई है, जो आतंकवाद है, वो आपके भेजे हुए तोहफे हैं जो हमारे ऊपर ढाए जाते हैं। हम ये पाकिस्तान में अवाम का, एक आम आदमी का भी दिमाग में ये है कि जो जो कुछ बलूचिस्तान में होता है, जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध में होता है, वो आपके भेजे हुए तोहफे हैं, जिसके ऊपर जो देखिए हमारे पास तो प्रूफ भी है सर, हमारे पास तो प्रूफ भी है। फाइनेंसिंग हमें सारी वहीं से नजर आती है। अक्सर औकात इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पर देखिए कॉमन जो पर्सन होते हैं ना, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। जो मीडिया उनको दिखा रहा होता है उनको वही नजर आ रहा होता है। हकीकत चाहे वो सच है या झूठ है उस पर मैटर नहीं करता। अब यही बात जिस तरह इंडिया के लोगों का माइंडसेट है, सेम यहाँ पर भी वो माइंडसेट पाया जाता है। एक और मैं आपसे बात करूं, देखिए जो गवर्नमेंट के ये जो इश्यूज हैं, चाहे जो भी एक बॉर्डर पार जो भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट की सतह पर पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी होती रहती हैं, लेकिन इस केस को आप उससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? इस मामले को, जो इंसानियत का मामला है, इसको आप उससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारों के माइंड में ये होता है जी वहां से अंजू आई है और यहाँ प्यार का बहाना बना के, नाटक करके उसके बाद फिर यहाँ से कुछ कर की जाएगी, तो फिर एजेंसीज को भी चाहिए था कि जिस तरह सीमा के, बल्कि सीमा के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर उसको देखते, जांच करते, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से के सारे मरहले से गुजार के उसको फ्री करते। लेकिन चूंकि हमारे माइंड में ये है नहीं कि एक और आके इस तरह का कांड कर सकती है, इसलिए वो यहाँ आई भी, अपनी मर्जी से रही, और उसके बाद फिर देखा किस तरह वो शान शौकत से वापस गई है। किसी ने उसको रोका? उसके जो एक्ट है हम कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद मेरे इस जुमले से आप कहें कि हम उसके एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने जो कुछ किया वो अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन हम अपने उस माइंडसेट की बात करें कि आपका माइंडसेट क्या है और हमारा माइंडसेट क्या है, या हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, उनका माइंडसेट क्या है और पाकिस्तान की आवाम का माइंडसेट क्या है। आजादी थी उसको, लेकिन आप क्या करते हैं जी, कोई बात होती है जी आतंकवादी, आतंकवादी औरतों पर तशद्दुद होता है। भाई गुलाम हैदर के बच्चों का जो आपकी तरफ से इधर आतंकवादी फैलाई जाती है, आतंकवाद भेजे जाते हैं, तो उससे क्या ताल्लुक है? आप ये बताएं कि एक मजलूम बाप है जो मेहनत मजदूरी करता है कि गुर्बत कोई आयब नहीं है, कोई ताना नहीं है, एक गरीब कहीं भी होता है। इस सच्चर खानदान के पास क्या था? और उनके पास पहनने को चप्पल थी, कपड़े थे। आज वो अगर बाबू बन के बैठते तो किस वजह से बैठता है? कुछ शर्म से डूब मरना चाहिए। बात करते हुए उनको सोचना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े होते और हम किस जगह पहुंच गए, और उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आपको चार, ये उंगली मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ तो चार उंगलियां मेरी तरफ जा रही है। तो ये उंगली करते हुए बंदे को सोचना चाहिए कि ये 3 उंगलियां, 5, 4 उंगलियां मेरी तरफ भी जा रही है, कि मैं अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ तो मैं खुद भी उसके अंदर आ रहा हूँ, मैं खुद भी ये सारे जुर्म करके बैठा हूँ। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मसला और भी क्रिएट हुआ है। वो लोग जो हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ अटैच होते हैं और जो वाकई में ही सच का साथ दे रहे होते हैं,
तो इन लोगों को उनकी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, इनको उनसे भी बहुत ज़्यादा खार हो जाता है, नफरत हो जाती है और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोपागेंडा किया जाता है। मैं लिटरली यहाँ पर बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग जो हमारे पैनल्स पे आते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप लोग तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सब जो है वो हमारे लिए बेहतरीन हैं, हमारे लिए महान हैं, भगवान हैं और वल्लाह आलम क्या कुछ हैं। लेकिन जब उनको नजर आता है कि कुछ लोग वाकईतन इस केस को लेकर बहुत सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं, या कम से कम एटलीस्ट वो फिर्मली एक स्टैंड के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, तो फिर उनको इस बात से तकलीफ हो जाती है कि इंडिया में ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं जो हक और सच का साथ देते हैं। तो वो फिर उसके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको एक लाइव बना पूरी तरह लाइव बनाकर 4 लोगों को बिठाकर जलील किया जाता है। तो मुझे तो ये समझ नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट कि एक शख्स दो मुंह वाला कैसे हो सकता है कि एक वक्त में वो आपकी लाइफ में आके आपके आगे हाथ भी जोड़ रहा है, प्रणाम भी कर रहा है और दुआएं भी दे रहा है, और एक वक्त में वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान भी आना है और मुझे वहां आके खाने भी खाने और सब कुछ करना है। और दूसरे ही वक्त में वो जो लोग वाकईतन इस केस के साथ बिल्कुल स्टार्ट से जुड़े हुए हैं और जो हक और सच का साथ देना चाहते हैं, उनको आप इस तरह से कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो भारत माता को खिलाफ हो गए हैं, ये इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मतलब सवाल ये है कि लकब दिया जाता है कि जी गद्दार है। किस बात के गद्दार है यार? कोई बात अगर कर रहा है तो क्या वो गद्दारी कर जाता है? अगर कोई इंसानियत के ऊपर बात करे तो वो गद्दारी की जुमरे में आ जाती है। लेकिन वही वाली बात के अगर मिसाल के तौर पर मिर्चन साहब को ले लिया, मिर्चन साहब ने अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी शख्स के बारे में अगर कोई गलत बात कर दी, पाकिस्तान के बारे में भी कर दी, तो हम सब जो तीनों बैठे हुए हमने गद्दारी कर ली मुल्क के साथ के, हमने मिर्चन को ले लिया। भाई इंडिया से इतने सारे लोग बैठते हैं और वो अपने चैनल्स पे भी बात करते हैं, हमारे चैनल पे कुछ और बात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या फिर वो सारे गद्दारी की जुमरे में आते हैं? कुछ तो यार मतलब थोड़ा सा तो इंसानियत नाम की चीज होती है, कहीं तो होती है। आपके फिर अल्फाज, आपका जो चेहरा है वो मुख्तलिफ है, इसलिए फिर आपको लान तान सुनने को मिलती है। देखें कल जो परसों एक दो सीन हुआ कि उनकी वाइफ ने, मिर्चन साहब की वाइफ ने हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए हमें भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया और कुछ और जगहों पर भी ज्वाइन किया। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जंग शट छिड़ गई, भूचाल सा आ गया कि भाई उससे कोई गजब ढा दिया किसी के ऊपर। यार 1 मिनट के लिए गया था और उसने, आप मिर्चन साहब को 2 घंटे बिठा दें, मिर्चन साहब मजाल है अगर किसी पार्टी के बारे में, सियासी गवर्नमेंट के बारे में, किसी जो प्रधानमंत्री है या उनके पीएम है, सीएम है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते, और किसी मजहब धर्म के बारे में भी खिलाफ बात नहीं करते। पहले कर रहे थे, हमने उनका जाती बिल था, लेकिन हमने फिर भी उनको समझाया कि आप किसी के खिलाफ इस हद तक बात ना किया करें जो दूसरों के लिए बुरी हो। लेकिन उसके बाद क्या है जी, मिर्चन को ले लिया, हम इनके खिलाफ मुकदमात कराएंगे, हम इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कराएंगे। मतलब ये कोई तरीका है? अब इन्होंने ज्वाइन किया, रामी साहब इनसे सवाल पूछे सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई परवीन साहिबा थी, वो भी ज्वाइन करना चाह रही थी, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि वो ऐड नहीं उनका हो रहा, तो अभी ये एक भाई ने ज्वाइन हमें किया है। तो प्लीज आप कोई भारत, आप कोई बात करना चाहते हैं तो काइंडली आप कर लें प्लीज। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बात कर हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से सर। सर मैं काफी टाइम से आप सभी का पाकिस्तान चैनल और सब रिएक्शंस वगैरह भी देखता हूँ और आपका चैनल भी देखता हूँ। और पीछे अभी मैंने 3-4 दिन जो पहले हमारे इंडियन पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया का इज्जत बनाइए, आप कोई कमेंट्स ऐसा नहीं करिए ताकि जो रिलेशंस खराब हों। वो क्या है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा केस के ऊपर आ रहा है। देन एक दूसरे को, सर आपके यहाँ कोई पैनल पे क्या बात कर रहा है, दूसरी जगह जाके क्या बात कर रहा है। सर आई एम सीनियर सिटीजन और मैं इस चीज को काफी वॉच करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि मैं 40 इयर्स इन गवर्नमेंट ऑफिस से सर मैं वो रिटायर हुआ हूँ और मैंने डिफरेंट जो हमारे कैडर्स हैं, हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, एक मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, वहां मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हुआ। तो मेरा तो सर मैंने कभी भी इस टाइप का नहीं कहा। मैं तो यही चाहता हूं कि सीमा को अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करे और उसको अल्टरनेटिव आना पाकिस्तान ही है सर, हिंदुस्तान में नहीं रह सकती सर। अभी मैं 4-5 दिन से सीएए पे बार बार आपके चैनल्स पे भी लिखा, मैंने दूसरे चैनल्स पे भी लिखा कि सीएए जैसे ही आएगा सीमा डिपोर्ट हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है स्पेशली, देखिए एपी सिंह जी का जो किरदार है सभी लोग जानते हैं इंडिया के अंदर,
क्या उनका कैलिबर है, क्या उनका स्टेटस है। तो कम से कम मैं जो हमारे एक अली साहब हैं उनसे तो रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम सर वो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखे। वो तो है जैसे भी है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करें। ये हैदर भाई को संदेश है कि वो भी है, सी का एल्टीट्यूड आना सीमा कोई है, ये नहीं है अगर कल पाकिस्तान आती है तो वो रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएं सर। और आपसे सभी है कि देखिए सर, वो 2 या 3 मिनट में मैं लिख रहा हूँ, बार बार कमेंट्स कर रहा हूँ, जैसे ही ये इंडिया में कानून आएगा ये ऑटोमेटिक डिपोर्ट हो जाएगी सर। और वही आज शायद आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो हमारे प्रेम शुक्ला साहब है, उन्होंने भी शायद आज स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, एक चीज और सर, अभी पैनल पे आ रहे हैं कि खुशखबरी है, हम मानते हैं खुशखबरी है, ये तो होना ही है, देन सबसे बड़ी बात है, लेकिन हाईलाइट सर जो कंटेंट्स है, जो उसका टाइटल है सर, वो थोड़ा ठीक रखेंगे तो आपके साथ अच्छे से अच्छे जो हमारे व्यूअर्स है वो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। बस मैं तो यही कहता हूं सर, कोई गाली गलौच इस टाइप का ना करें, ना कोई जेंट्स करे ना कोई लेडीज करे। तो बस मैं तो सर मेरा इतना ही है। बाकी सर कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा एविडेंस आप लेके आ सकते हैं इंडिया में, उतने ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लेके आइए। कहाँ इसने स्कूल किया, कहाँ इसने किया, बच्चों के स्कूल का है वो, हालांकि बेहतर जहां तक मैं भी देख पा रहा हूँ वो आप सारे एविडेंस है कलेक्ट कर रहे हैं, इसका करेक्टर कैसा है, सारी चीज सर जब तक आप ये नहीं लेके आएंगे। और सर एक रिक्वेस्ट सर, देखिए मैं एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं सर, पैनलिस्ट का ये ध्यान रखिए, कौन पैनलिस्ट आपके लिए सही और स्ट्रिक्ट और ऑनेस्टली रिप्लाई कर रहा है सर। आप किसी के धोखे में मत आइए सर। मेरे यहाँ 2 या 3 वो चैनल बहुत अच्छे हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं, और वो मेहनत भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आज आपको सामने नजर आया होगा। देन एक आस्था मां है, बहुत पॉजिटिव जो है वो इस केस में उलझ गए हैं। बाकी कोई वकील बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं पैनल के ऊपर, मुझे नहीं लगता कोई आपको सपोर्ट करेगा। देन अच्छा सर, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने इसी तरह सब लोगों को रिस्पेक्ट दी, अपने साथ ना बिठाया, उनको अपने से ज्यादा इज्जत दी। गुजारिश आपसे ये है कि जैसे आपने अस्थमा साहिबा की बात की, मुझे कल उनके कुछ वॉइस नोट क्लिप मिले हैं जिन्होंने फोन पे किसी से कम्युनिकेशन की है, किसी से बातचीत की है। उनकी बातचीत में वाकई हकीकत लग रही थी, जिसमें वो जिनसे बात कर रही है उनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम वहां गई क्या करने थी। आप समझ गए होंगे वहां कौन गया था, कौन, उसके बाद वहां जाने के बाद कौन क्या करता था। ये उन्होंने आपस में जो कम्युनिकेशन की है वो बात मुझे मौसूल हुई है, तो मैं वाकई उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मामला असल में ये है कि देखें, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, हम शिद्दत या एक इमोशनल होकर बात क्यों कर रहे हैं, गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं। हमें या गुलाम हैदर या इनके यहाँ के जो लोग हैं उनको मजबूर किया जाता है। सर सीमा ने गलती की, आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है, वो अपनी मर्जी से लेके गया, उसमें 2 राय नहीं है, ढकी छुपी बात भी नहीं है। हम बैठ के जितना भी भाषण दें वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन सीमा वहां गई है। मामला ये है कि सीमा का इस तरह यूट्यूब चैनल बना के और उसके बाद फिर एपी सिंह के इस तरह से तनकीद करना, तज़हीक करना, वो मजबूर कर देता है लोगों को, गुलाम हैदर को, कि वो चप्पल दिखाए और वो गालम गलोच पर मजबूर आ जाए। आप देखें, एक वक्त होता है जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसके बाद फिर उसको जब असल हकीकत पता चलती है या जब उसको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि देखिए जी मैं कुछ बहुत ज्यादा कर गया हूँ, तो उसके बाद फिर अपने जो नर्वस है उस पर कंट्रोल भी करता है, वो अपने थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल करता है, नर्व्स के ऊपर। अब मामला ये है सर कि गुलाम हैदर की आज जो गुफ्तगू है उसने तरले नहीं किए, उसे इल्तिजा नहीं की किसी से कि यार एक बाप के बगैर औलाद कैसे खुश रख सकती है। तुम बार बार कहते हैं जी वहां जो बच्चे हैं बड़े खुश हैं, तो मैं बाप हूं, मैं उनका जिम्मेदार हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके उनको पालना था और आगे भी मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम कैसे कह सकते हो। तो उसके बाद सीमा के हवाले से भी उसने वो जो दर्द है पूरी दुनिया को बता रहे। सर आप देखें, मैं अगर मिसाल के तौर पर कोई गलत बात भी कर जाता हूँ, मैं मुतासरा फरीक नहीं हूँ और मेरी बात से मामला खराब तो हो सकता है, मेरी बात से मामला बेहतर नहीं हो सकता, आप ये चीज समझ रहे हैं। लेकिन गुलाम हैदर या रोशन अजीम साहब जो कि मेन केस से, मेन मामले से जुड़े हुए हैं, उनके मुंह से आपने भारत कंट्री के खिलाफ या हिंदू रस्म और रिवाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, जिसमें आपको पता है कि एक जज्बात इंसान के बड़े करीब से जुड़े होते हैं, कभी आपने बात सुनी और कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा वो जहां अपने इस्लाम की बात करते हैं तो वहां रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उनको भी धर्म के हवाले से भी जो बात करते हैं गुलाम हैदर, तो वो भी एपी सिंह के उकसाने की वजह से, जो वो उकसाता है या फिर सीमा जब उकसाती है तो तभी वो बात करते हैं। बाकी तो वो तो सब लोगों से बार बार इल्तिजा ही करते हैं, जी हमारे बच्चे मेरे हवाले करें, मैं यहाँ चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बस ये जनवन सी बात है।
नहीं सर, बाकी देखिए आपको, आपकी सर 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 जी जी, आपको हाँ बोलिए सर। तो आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी बात हो टू द पॉइंट हो, और जो मौजू है उस पर ही बात हो, उसे बिल्कुल हटकर बिल्कुल बात ना हो। सर। हकीकत ये है कि हमारा मकसद हमेशा से ये रहा है, जब से हमने ये केस को स्टार्ट किया था, कि एटलीस्ट जो भी बात है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसकी हकीकत बयान होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे ऐसे जनरेट हो गए जो कि मैं समझता हूँ कि वो नॉन इश्यूज थे, उनका ना कोई फैक्टर था, ना कोई लेना देना था, लेकिन वो क्रिएट हुआ और हमें उसको जो है वो टैकल करना पड़ा। दैट वाई ये रीजन आई कि हमें आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ बात करनी पड़ी जो कि इस मौजू से हट कर थी, और उसका कतन मकसद ये नहीं था, मकसद फिर भी चीजों को ठीक करना था। जहां पर बात शाहिद भाई की है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। बेसिकली प्रोवोक किया जाता है। हमने ये देखा है कि सीमा और उनके वकील साहब की तरफ से हैदर भाई को जो है वो प्रोवोक किया जाता है, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। ऐसी लैंग्वेज यूज करें मजहब के हवाले से, धर्म के हवाले से, मुल्क के हवाले से, कि कुछ ऐसा हमारे पास आए कि जिसको लेकर हम आगे फर्दर इस केस में प्रोग्रेस कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि गुलाम हैदर साहब को जब से कैमरा यूज करने आया है, उनको उस चीज की भी सेंस आ गई है कि अपनी बात को रखना कैसे है। वो अक्सर औकात जब बात कर रहे होते हैं तो इंडिया के लोगों को भी मोहब्बतें दे रहे होते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को भी। उनको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है कि इंडिया में मेरे चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जो वाकई मुझसे हमदर्दी रखते हैं, वो वाकई जेन्युइनली इस केस के साथ अटैच कुछ है। मिले तो जैसे कंपनी से अथवा मिलो। माँ के बारे में आपने बात की है, हकीकत ऐसा ही है कि अब वो वाकईतन बात ऐसी करते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो इंटरप्शन करनी पड़ती है। क्योंकि जो लोग जनरली इस केस के साथ अटैच है, वो फिर हमसे गिला करते हैं कि आपके पैनल पर ये हो रहा था, किसी ने ये बात की, आपके पैनल पे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और जब वो दूसरी जगह पर फेम ले लेते हैं तो अपना चैनल बना लेते हैं, और उसके बाद वो चैनल पे बैठ के वो सब बकवास करते हैं, वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि कतन किसी भी तरह से जो है वो ठीक नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि कभी कभी हमें भी जो है ना वो उनको ठीक करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन मकसद हमारा हमेशा साफ और सच्चा है। हाँ, पर ये है ना कि सर अभी अभी जब से ये गुलाम हैदर जो हैं, ये दुबई से जब बात करते थे ना, मैं हालांकि काफी कमेंट्स मैंने लिखे कि इनको कम से कम देखिए, अल्टीमेटली उनको आना तो पाकिस्तान आ गए और इंडिया भी आना ही है। वीजा मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपके एविडेंस होंगे, और वीजा मिलने में हिंदुस्तान सरकार ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मना करेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो भी। सारे हमारे मोदी जी हैं, इतना वर्ल्ड में उनका नाम है। ये लोग भी चाहते हैं, हिंदुस्तान के जो लॉयर्स हैं वो भी अब कुछ आगे आने लगे हैं, और अपना जो एविडेंस है वो बिल्कुल बार बार बता रहे हैं कि इसको जाना ही पड़ेगा। और मैंने तो देखिए, मैं आज आपके चैनल से भी बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान के चैनल पे मैंने उन लोगों को बोला, भाई कोई भी वकील है, ठीक है, आप पैसा कमाते हैं, बहुत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक किसी गरीब आदमी की भी आप इंडिया में आए तो उसकी मदद करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करें, बहुत अच्छा लगेगा। इंसानियत है। आज जीवन में सर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा सर। तो यहाँ पर सर मेरा किसी बात में ऐड करना चाहूंगा। सर, किसी से बात हो रही थी तो वो खास तौर पर मतलब लोग सरहद के उस पार के ही लोग हैं, तो कहते जी इतने अच्छे वहां पर वो लोग रह रहे हैं, बच्चे की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, मामलात बहुत अच्छे हैं। वो अब अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बच्चे जो वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, अब यहाँ पर वो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उनकी सेहत बड़ी बन गई है, वो फल फूल रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो सर अगर ऐसी ही कोई बात है तो फिर गरीबों से सारे बच्चे लेकर हम अमीरों को दे देते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान के सारे बच्चे हम वेस्ट में भेज देते हैं कि चलो वहां पर पैसा है, वो लोग वहां पर अच्छे रहेंगे। क्या ये कोई बात है कि गरीब का बच्चा जो है वो चूंकि उसको प्रॉपरली नहीं फीड कर पा रहा, तो उसको उसके बायोलॉजिकल फादर से उठाकर आप किसी ऐसे शख्स को दे दें जो ना उसके मजहब का है, ना उसका कोई उसके साथ कोई किसी भी किस्म का खून का रिश्ता है। ये तो कहीं से भी बात समझ नहीं आने वाली। मैं जब उनकी ये बात सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ये काम कह रहे हैं कि एक शख्स गरीब है और दूसरा शख्स अमीर है तो उसके बच्चे उठा के उसको दे दें कि कम से कम वो खाना अच्छा खा लेंगे। अगर ये रीत रवायत होती या ये मामलात होते तो ये कानून तो फितरत के हैं,
तो फितरत जो होती है वो हमेशा ठीक होती है, नेचर जो होती है ना वो डिवाइन होती है, उसके लॉज को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो ब्लड रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो उसको पूरा खाना दे रहा है नहीं दे रहा, वो उसका राइट है वो। और फिर यहाँ पर गुलाम हैदर साहब अगर परदेश काट रहे थे, 4 साल उन्होंने पैसा भेजा है, तो ये तो सीमा का किरदार था ना। पैसे में कमी आती तो हम बात करते कि गुलाम हैदर ने बच्चों को पैसे के हवाले से तंग रखा हुआ था। यहाँ तो पैसा भी था, मोबाइल था, तो पबजी खेल रही थी, वो सारे मामलात हो रहे थे। तो सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, आप इस चीज को इस तरह से ना जस्टिफाई करें कि बच्चे वहां पर जो है वो बड़े सेहतमंद हो गए हैं, बच्चों को खाना पीना मिल रहा है, बच्चों को ये हो रहा है। कम से कम इस चीजों को, कानून के फितरत को बदलने की कोशिश नहीं करें। मैं तो ये बात करूंगा यहाँ पे। नहीं, आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुलाम हैदर एक्चुअल वहां सऊदी अरब में थे, अगर इसके बाद पैसा भी आ रहा था, आप ये कोशिश करती, वो उनसे बात करती कि भाई मुझे भी यहाँ दुबई में बुला लीजिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन देनी है मेरे को। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं और पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, कोई ऐसा ही थोड़ी कि बिल्कुल अनपढ़ हैं। लेकिन सोच सर उसकी सोच नहीं थी, उसकी सोच कुछ और थी, वो उसकी सोच उसको सर लेकर डूब गई है देन। और सर उसको पता है अब भी ऐसे स्टेटमेंट देना चाहिए। देखिए हमें तो कोई भी देश है, सबको देश अपना प्यारा है, और लेकिन सर उसने जो किया हिंदुस्तान, वो सॉरी पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो सर वो बहुत गलत किया। और हमारे एपी सिंह सर को भी नहीं करना चाहिए, काफी क्वालिफाइड है, एजुकेटेड हैं, तो उनको कम से कम इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अभी भी जो मीडिया में आके स्टेटमेंट दे रहे, मुझे नहीं लगता कि सर वो स्टेटमेंट उनका कोई एजुकेशनल है सर उनका। तो वो मतलब इतना अजीब लगता है मुझे भी कि इतना एजुकेशन लिया सब बेकार है। इससे तो हम लोग है जो बेचारा अनपढ़ है आदमी, वो भी अच्छी बात कर सकता है। तो मैं तो बार बार हर चैनल में रिक्वेस्ट करता हूं सर, अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए। हर पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, अपने लोगों में आप ये देखिए रिलेशंस बनाइए। अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं, चाहे फैमिली में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे डिबेट में कर रहे हो, आप रिलेशन अच्छे बनाइए, बिल्कुल। तो ये सर मेरा तो यही सोच है। बाकी सर आवाज आ रही है, रिवर्स हो रही है सर आवाज आवाज आ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मेरा तो सर यही रिक्वेस्ट है, देखिए आप दोनों मिलके, दोनों साइड के लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चैनलिस्ट हैं, और वो सर यही करिए, कोशिश करिए प्यार मोहब्बत से सर बात करके ये अपने बच्चों के पास जाए, और ये एक आप लोग अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। फिर और कंटेंट्स पे आप करिए, पाकिस्तान पे क्या अचीवमेंट हो रहा है, इंडिया में क्या अचीवमेंट हो रहा है, एक दूसरे से एजुकेशन जो है वो शेयर करिए आपस में सर। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर सर ये यहाँ से ठीक जाए, और आपके और हमारे इंडियन पैनलिस्ट के रिलेशन बहुत हो तो बहुत अच्छा है सर। मेरे तो ये भी बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त इन्होंने सजेशन दी भरत भूषण साहब ने। और इसमें फिर इसको एंड करते हैं फैसल भाई, मेरा ख्याल इंक्लूड करें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हमारी तवक्कुआत जैसे आपके विचार, मैं थैंक यू सर, काफी समय से आपको लिख रहा हूँ प्लीज लिंक। आज मेरे ख्याल 2.5-3 महीने में आपके साथ जुड़ पाए हूँ सर। मैं आपसे आपका कमेंट उस टाइम है जब हम वाइंड अप कर चुके होते हैं। आप अक्सर नहीं कोई बात नहीं सर ये समय लिखा हुआ इंसान का, जिस दिन जो समय लिखना है, आज मेरे को ज्वाइन करना था, समय लिखा हुआ था सर आपके साथ। तो हमारी विशेष है के टाइम आप ज्वाइन करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम दूसरों बस हमारी तो विशेष है। देखिए सर शांति से काम करिए, दोनों मुल्क के जो हमारे चैनलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये लोग सर मिलके हैं और इस समस्या का समाधान करें। मैं तो बार बार अंजू से, वो इससे सोनिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोनिया से भी और इससे सीमा से भी, कि आप अपने देश में वापस जाएं, अपने परिवार को देखें, जो गलतियां हुई हो गई उसको पास छोड़ दीजिए, आगे पॉजिटिव वे में आगे का फ्यूचर अपना प्लान करें, अपने बच्चों की एजुकेशन में ध्यान रखें। लेकिन अगर सर कोई आज अगर ये कहता है कि बच्चों का फ्यूचर हिंदुस्तान में है, नहीं है सर बच्चों का फ्यूचर। क्यों ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बच्चों को कहीं ना कहीं सर ये लोग कहीं ना कहीं काउंट कसते रहेंगे इंडिया के अंदर, और उनका एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा सर। वो अपनी जो मदर की वीडियोस हैं देख रही हैं, सारा दिन मोबाइल है या जो कुछ भी है, लेकिन सर इससे बच्चों का कल्चर नहीं बन पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू। इंशाल्लाह थैंक यू सर, गुड नाइट सर।
गुड नाइट सर, गुड नाइट, So थैंक यू सर, थैंक यू।